देखो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो हम लोग कल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बात कर रहे थे। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो था वो दो तरह का था। एक था मेरे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक था मेरे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यही था हम लोग के पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दो तरह का था। अब इसमें यदि हम बात करते हैं जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है वो उसमें देखा जाता है जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। कैसा शो करता है? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। और ये कब शो होता है? तो क्या शो होगा? लार्ज नेगेटिव डेविएशन। एक होगा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, एक होगा लार्ज नेगेटिव डेविएशन। तब देखने को मिलेगा यहाँ पर, जैसे कि इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं इथेनॉल प्लस वाटर। क्या देख सकते हैं हम लोग? इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है। इसका यदि एग्जाम्पल से यदि हमसे कोई पूछे कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसमें हम लोग वाटर और नाइट्रिक एसिड का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यदि हम एनसीईआरटी में ध्यान से देखेंगे तो बताता है कि 68% यदि हम HNO3 लेते हैं, मतलब नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और 32% वाटर लेते हैं, और ये जो लिया गया है वो बाय मास लिया गया है। क्या लिया गया है? बाय मास। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 393.5 केल्विन। कितना आता है बॉइलिंग पॉइंट? 393.5 केल्विन आता है। ऊपर में यदि हम बात करते हैं तो इथेनॉल और वाटर। अब यहाँ पे समझना कि जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बन रहा है तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन क्यों आ रहा है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बन रहा है तो लार्ज नेगेटिव डेविएशन क्यों आ रहा है। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखो बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले। देखो ये तो ठीक है, बोल देते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इस पे यदि हम बात करते हैं तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता है, इस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो सबसे पहला तो बॉइलिंग पॉइंट का बात हम तब कर सकते हैं जब कंटेनर मेरा क्लोज्ड हो। कंटेनर कैसा हो? मेरा क्लोज्ड हो। क्योंकि ओपन रहेगा तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट उससे पहले ही वेपर बन जाएगा। जैसे हम पानी को ढाल देते हैं, नीचे छोड़ देते हैं ज़मीन पे, तो कुछ देर बाद पानी गायब हो जाता है, तो बॉयल हो गया, मतलब एवोपरेट हो गया, हुआ ना, गैस बन के कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले ये समझना। ठीक है। देखो यदि हम इसका टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमको पता है कि यदि लिक्विड वाटर है तो इसके साथ वेपर भी रहेगा, मतलब वेपर प्रेशर तो होगा कि नहीं होगा। अब यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो तुम सोचो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। और बाहर में कितना प्रेशर है हमको पता है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है बाहर में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बाहर का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर करके चल रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब हम प्रेशर देखो धीरे धीरे अंदर का यदि प्रेशर, ये जो इंटरनल प्रेशर है, यदि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, मतलब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, और ये काम जिस टेम्परेचर पर होता है
वही टेम्परेचर कहलाता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर तुम समझना एक्चुअली में क्या है। देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग मतलब जो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो मिनिमम क्यों है? तो तुमसे जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जब होता है तो हमको पता चलता है कि वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है पहले के कंपैरिजन में। अब तुमसे जो वेपर प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा उस तक पहुंचने के लिए हमको ज़्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा? जल्दी पहुंच जाएंगे ना वहाँ तक कि नहीं पहुंच जाएंगे जल्दी? यदि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया मतलब अंदर का प्रेशर यदि ज़्यादा हो रहा है तो हमको बाहर एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचना है, तब तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जल्दी यदि हम पहुंचें तो मेरा बॉइलिंग जो होगा पॉइंट वो क्या होगा? कम ही ना होगा कि ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि कम होगा। लेकिन यही जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का बात कर रहा है तो तुम देखो लार्ज नेगेटिव डेविएशन में शो हो रहा है। लार्ज नेगेटिव डेविएशन में हम लोग पता है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब तुमसे जो वेपर प्रेशर यदि कम हो गया तो जो अंदर का प्रेशर है उसको बाहर के जितना बनने के लिए, एक्सटर्नल प्रेशर के जितना बनने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि उसको वेपर बनेगा तभी तो उसमें वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो इसलिए जो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है मतलब जल्दी क्या हो रहा है? वेपोराइज हो जा रहा है। जल्दी वेपोराइज हो रहा है मतलब उसका जो प्रेशर है, अंदर का प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, इसीलिए उसका बॉइलिंग जो है वो मिनिमम है। लेकिन जब मैक्सिमम हो रहा है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें वेपर प्रेशर कम है तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर्स का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का बात किया जा रहा है। और हम लोग बात किए भी थे कल कि एजियोट्रॉप्स उसको बोलते हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन इस तरह से मिल जाता है क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग में सेम हो जाता है। लगभग में क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। अब समझ में आया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको बोलेंगे और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको बोलेंगे? क्या अभी भी कुछ डाउट है? चलो अच्छा बात है, तो आगे बढ़ें तब। अब यदि कोई पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन तो क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्रेशर बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है वही क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब हम लोग के पास जो टॉपिक है उसके बारे में यदि हम बात करना चाहें तो वो है हम लोग के पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। मतलब ये टॉपिक है हेडिंग के तौर पर। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशंस को प्योर रखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उसमें? जैसे कंटेनर था, ये कंटेनर में पहले क्या था? सिर्फ सॉल्वेंट था, और सॉल्वेंट जो था वो तुम्हारा कैसा था? वोलेटाइल सॉल्वेंट था। ठीक, अभी वो अकेले था तो प्योर फॉर्म में था, लेकिन हम मिला देंगे तो क्या कहला जाएगा? सॉल्वेंट कहला जाएगा। और जो हम सॉलिड मिलाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे।
जो सॉल्यूट है मेरा रेड कलर का है वो क्या है मेरा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान रखना जो रेड कलर से बनाए हैं अंदर में वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और ब्लैक कलर से जो है वो है मेरा वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो जब हम सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कम हो जाता है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, बात किए थे ना कि नहीं किए थे, कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो सरफेस के ऊपर आ जाता है तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि उतना वेपराइज सिर्फ सॉल्वेंट नहीं हो पाता है। तो इसके कारण कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, इसके कारण कुछ प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब सिंपल समझो कि यदि कोई प्योर फॉर्म में था, उसमें यदि हम कोई सॉल्यूट को मिला दिए तो उसके कारण उसमें कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, और वही जो प्रॉपर्टी चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जितना भी प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है, ध्यान में रखना, जितना भी प्रॉपर्टीज है सब डिपेंड करता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना ऐड हुआ। ऑल द properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution। क्या बात कर रहे थे हम लोग, जितना भी प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब पहले से कितना है उसके बारे में हम नहीं बात करें, लेकिन जो सॉल्यूट ऐड हो रहा है उस पर तो ज़रूर डिपेंड करता है। और इस तरह का प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आए किसको बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सॉल्यूट के ऐड करने से कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाता है और उस पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव जो है वो लैटिन वर्ड है जिसमें को का मतलब होता है टुगेदर। को का मतलब क्या होता है, टुगेदर। और लिगेटिव में जो लीगर जो वर्ड है इसका मतलब होता है बाइंड करना, बांधना। मतलब साथ में आने से कुछ प्रॉपर्टीज़ में बदलाव देखने को मिलता है। तो ऐसा हम लोग के पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में हम लोग को बात करना है। कितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग के पास? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हम लोग के पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है हम लोग के पास? दूसरा है हम लोगों के पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा क्या है हम लोग के पास? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा है हम लोगों के पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका, तो देखो पहले सॉल्वेंट किस फॉर्म में था? प्योर फॉर्म में था। जब उसमें हम मिलाएं तब ना कम हुआ,
तब तो उसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं। तो ये सब जो कम हो रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो सब किसका कम हो रहा है? सॉल्वेंट का। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ? सॉल्वेंट का हुआ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ वो किसका हुआ? ये भी सॉल्वेंट का हुआ। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसका होगा? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस के साथ। समझ में आ गया? अब सबसे पहला एक एक करके सबको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? रॉल्स लॉ का हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे एक्चुअली में क्या बोल रहा है, ठीक? तो सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग बात किया जा रहा है, रिलेटिव लोअरिंग बात किया जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहला हम उसी का बात करते हैं, हेडिंग लिख नहीं रहे हैं, फिर से वही चीज़ लिखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या हुआ कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड किए सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। वेपर प्रेशर क्या हो गया? तो यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल solute with solvent lower the vapor pressure। वेपर प्रेशर को क्या कर दिया? कम कर दिया। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर्ड टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इसको लो कर दिया, कम कर दिया, ठीक? कम कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखो, जब प्योर रहा होगा तो वेपर प्रेशर कितना रहा होगा? P0 है कि नहीं रहा होगा? P0 ये जो है वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बाद में इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ? PA हो गया। मतलब जब प्योर फॉर्म में रहता है तो हम लोग वेपर प्रेशर को कितना लेते हैं? P0 लिखते हैं। बाद में इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया? PA हो गया। मतलब ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं? वेपर प्रेशर ऑफ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। मतलब P0 और PA जब हम बाद में सॉल्यूट को ऐड किए तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो गया? कम हो गया, ठीक? तो कितना कम हुआ? तो देखो, सबसे पहले तो हम PA निकाल सकते हैं रॉल्स लॉ से। तो ध्यान देना, PA का वैल्यू कितना आएगा? रॉल्स लॉ से PA का वैल्यू आएगा P0 x से आएगा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। चलो, अच्छा बात है। अब यदि हमसे कोई पूछेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिडक्शन इन वेपर प्रेशर कितना हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ? हम क्या बोलेंगे कि पहले P0 था, बाद में घट के कितना हो गया? PA हो गया। तो कितना घटा होगा? P0 माइनस PA हुआ होगा। P0 माइनस क्या हुआ होगा? PA हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। अब यहाँ से ये चीज़ समझना जरूरी है कि P0 जो PA है, इसी को हम लोग एक्चुअली में डेल्टा P बोल दे रहे हैं, या फिर हम इसी को बोल रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
क्या बोल रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमको पता है कि जो पी नॉट ए है उसके जगह पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो पी ए है उसके जगह पर हम लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं। और इधर देख लो, इस पी नॉट ए के जगह लिखें और इस पी ए के जगह लिखें, और इधर बराबर में डेल्टा पी ही है, उधर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब यदि हम गौर करते हैं तो पी नॉट ए दोनों में है, तो पी नॉट ए कॉमन ले लिया, पी नॉट ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस एक्स ए डेल्टा पी, कि नहीं बचा। अब तुम सोचो एक्स ए हम लिखते हुए आ रहे हैं, स्टार्टिंग में ए जो है, इसका मतलब ए जो है वो तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट। यही को हम सॉल्वेंट लिए थे ना, स्टार्टिंग में पी नॉट ए लिख दिया, मतलब ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। अब हमको पता है जो सॉल्यूट है उसको एक देर के लिए, थोड़ा देर के लिए यदि हम बी मान लेते हैं, जैसे उसको नहीं भी मानेंगे तो हम लिख सकते हैं सिर्फ सॉल्यूट का मास, मतलब मोल फ्रैक्शन। अब तो हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये जो 1 माइनस एक्स ए लिखा हुआ जा रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि पी नॉट ए इंटू एक्स बी लिखा हुआ है, कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एक्स बी बराबर क्या होने वाला है, 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए की जगह हम लिख दिए एक्स बी, कि नहीं। अभी जो एक्स बी है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है, पी नॉट ए को उधर लेके चल गए, समझ आ रहा ना क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब जो ये वैल्यू बचा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो पूरा टर्म है ये, इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये था सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कम हुआ। अब रिलेटिव लोअरिंग है, मतलब कितना, किससे कम हुआ, रिलेट कर रहे हैं, तब हम इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। किसके बराबर है, और वो भी कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। यदि कोई बोलेगा कि एक्स बी क्या होता है, तो एक्स बी हम बता देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यदि है तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी होगा, यही होगा ना, कि नहीं होगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। समझ में आया। मेरे पास प्रेशर पहले पी नॉट ए था, बाद में पी ए बन गया, पी ए हमको रॉल्स-रॉय से पता है, बोले कि पहले पी नॉट ए था, पी ए हो गया, तो इसी को लोअरिंग बोल दिए। अब इसको यदि हम पी नॉट ए से डिवाइड दे देते हैं तो बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग, और रिलेटिव लोअरिंग जो है इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर आ गया। कोई डाउट। तो इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पे। साफ साफ दिख रहा है ना, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। इसे तो एक एक करके सब हम बता दिए हैं कि पी नॉट ए क्या है, पी ए क्या है, रिलेटिव लोअरिंग क्या है और लोअरिंग क्या है। दोनों में कन्फ्यूजन यदि होगा तो दोनों भी दूर हो गया होगा।
देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, मतलब तुम्हारे पास सिंपल सा बात है कि ओरिजिनल में कितना था और बाद में सॉल्यूट डालने के बाद कितना हो गया। तो बाद में सॉल्यूट डालने के बाद कितना हो गया तो क्वेश्चन में तो देगा ना कि हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, ये सब तो देगा ना कि नहीं देगा। तब बस उस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारा फिर चेंजेस आता है यदि हम बात करते हैं तो तुम चाहेगा तो चेंज कर सकते हैं कि जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो क्या हुआ, अलग अलग तरह का कंडीशंस लगा के हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं समझना, हम लोग के पास क्या है, एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ये तो है ना, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए कि नहीं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बारे में हमको पता है कि हम बोल सकते हैं मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। अब यहाँ पर नीचे में यदि तुम ध्यान से देखो तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी लिखा हुआ है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी लिखा हुआ है। तो यदि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए इसका मतलब जो बी का मोल होगा ए के मोल के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, मतलब ए का जो मोल होगा बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ए मेरा सॉल्यूट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन तो है लेकिन उसका जो अमाउंट है वो क्या है, कम है। तो यदि कम है तो मतलब ए का जो मोल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बी के कंपैरिजन में, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा ना सॉल्यूट के कंपैरिजन में। तब हम एन बी को एन ए के रेस्पेक्ट में क्या मान सकते हैं, एन देखो एन ए प्लस जो एन बी लिखा हुआ है नीचे में वो नियरली एन ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बी का वैल्यू बहुत कम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। यानी कब कर सकते हैं, जब डाइल्यूट होगा तब, नहीं होगा तो वहीं तक छोड़ के उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला केस हम तब लगा सकते हैं जब हम किसका बात करेंगे, डाइल्यूट का बात करेंगे। और मोल निकालने हम लोग को आना ही चाहिए। मोल इस चैप्टर में किस तरह से निकलेगा, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम, हो गया। ऐसे हम आसानी से निकाल लेंगे। ये हो गया तुम्हारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ गया। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है ना, डाइल्यूट है। ए तो तुम्हारा सॉल्वेंट था ना, ए सॉल्वेंट था, बी सॉल्यूट था ना तुम्हारा। और स्टार्टिंग से तो पी नॉट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, पी नॉट ए है मतलब प्योर फॉर्म में ए था, मतलब सॉल्वेंट तो ए था। डाइल्यूट का मतलब तुम खुद, हाँ बोलो। हाँ तो सही तो बोल रहे हैं, तो सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ ना, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं सॉल्वेंट ज़्यादा है। तुम बोल रहे रिलेटिव लोअर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट ज़्यादा है। अरे दोनों तो सेम ही बात हो रहा है ना। जैसे एक गिलास पानी है और एक में आधा चम्मच चीनी घुला हुआ है और एक में एक गिलास पानी है उसमें 2 चम्मच चीनी घुला हुआ है, तो कौन डाइल्यूट होगा,
आधा चम्मच ना बोले, 1 चम्मच कहाँ बोल दिए। एक में आधा चम्मच घुला हुआ था, एक में 2 चम्मच घुला हुआ था। पूछे डाइल्यूट कौन होगा, आधा चम्मच वाला होगा। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट जिसमें कम डिजॉल्व हो। अब तुम ही खुद सोचो, तुमको बोला 1000 में 1 जोड़ने पे तो 1001 आएगा, लेकिन हम जल्दी सवाल सॉल्व करने के लिए 1000 बोल के सवाल सॉल्व करने नहीं बढ़ सकते आगे। तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है कि Na यदि बहुत बड़ा है Nb से, तो Na प्लस जो Nb यहाँ दिख रहा है नीचे में, उसको 2 बार लिखने का क्या ज़रूरत है। डायरेक्टली Na प्लस Nb को Na लिख दो, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करके देखना तुम, ठीक है। जस्ट इस थ्योरी के बाद एक क्वेश्चंस दिया गया है, उसको एक बार देखना, कितना समझ में आता है उसको समझने का कोशिश करना। नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे। इसके बाद जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।